जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल जीएस मैथ प्रो पर। चलिए स्टार्ट करते हैं खान सर के पॉकेट जीके को। क्या स्टार्ट करते हैं खान सर के पॉकेट जीके को। यह सामान्य ज्ञान है और यह सेकेंड एडिशन है और ये हमारे खान सर हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। इस किताब का पूरा रिवीजन हम इस चैनल पर कराएंगे आपको। आप बताइएगा कमेंट में आपको कैसा वीडियो चाहिए। इसमें प्रत्येक टॉपिक का अलग अलग लगातार डेली चाहिए वीडियो या एक एक टॉपिक का चाहिए। कमेंट में जैसा आपको ठीक लगे कर दीजिएगा, हम आपको वीडियो अपलोड कर देंगे। इसमें स्टार्ट करते हैं। यह विषय सूची। विषय सूची में पहले नंबर पे दिया इतिहास, तो इसमें पहला है प्राचीन भारत। इसमें पहला हम स्टार्ट करेंगे प्राचीन भारतीय इतिहास के स्रोत। उसके बाद प्रागैतिहासिक काल, सिंधु घाटी सभ्यता, वैदिक सभ्यता, महाजनपदों का उदय, जैन धर्म, बौद्ध धर्म, भागवत धर्म, ये सब है जिसे हम पहला स्टार्ट करेंगे प्राचीन भारतीय इतिहास के स्रोत। पहले इतिहास किसे कहते हैं? तो इतिहास कहते हैं अतीत के अध्ययन को हम क्या कहते हैं? इतिहास कहते हैं। इतिहास के जनक कौन है? तो हेरोडोटस हैं। हेरोडोटस। इतिहास के अध्ययन को हम अगर जानेंगे तो सबसे पहले इतिहास का संविच्छेद होता है इति प्लस हास। क्या होता है? इति प्लस हास होता है। चलिए स्टार्ट करते हैं, ज़्यादा समय न लेते हुए स्टार्ट किया जाए। कह रहा है प्राचीन भारतीय इतिहास के स्रोत। इसको 3 भागों में बांटा गया है। पहला पुरातात्विक स्रोत, दूसरा साहित्यिक स्रोत और तीसरा विदेशी यात्रियों का विवरण। पुरातात्विक स्रोत को हम 2 भागों में बांटते हैं, धार्मिक साहित्य और लौकिक साहित्य। अब स्टार्ट करते हैं पुरातात्विक स्रोत। इसमें पहले है अभिलेख। तो अभिलेख के बारे में हम जानते हैं। पुरातात्विक स्रोत के अंतर्गत सर्वाधिक महत्वपूर्ण स्रोत अभिलेख हैं। अभिलेख पाषाण शिलाओं, स्तंभों, ताम्रपत्रों, दीवारों, मुद्राओं पर उत्खनित है तथा अभिलेखों के अध्ययन को एपिग्राफी कहते हैं। अभिलेखों के अध्ययन को क्या कहते हैं? एपिग्राफी कहते हैं। इंपॉर्टेंट है यह। नेक्स्ट, सर्वाधिक प्राचीन अभिलेख मध्य एशिया के 1400 ईसा पूर्व के बोगज कोई अभिलेख नामक स्थान से मिले हैं। इसमें इंद्र, मित्र, वरुण और नासत्य देवताओं के नाम मिलते हैं। जबकि भारत में सबसे प्राचीन अभिलेख अशोक के हैं जो 300 ईसा पूर्व के लगभग हैं। भारतीय पुरातत्व विभाग का जनक सर अलेक्जेंडर कनिंघम को कहा जाता है। इसको शॉर्ट में कहते हैं ASI, आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, और इसकी स्थापना हुई थी 1861 में। और इसके पहले महानिदेशक बने थे कौन? सर अलेक्जेंडर कनिंघम। नेक्स्ट पॉइंट, तथा भारतवर्ष का सर्वप्रथम उल्लेख हाथीगुम्फा अभिलेख में मिलता है। नेक्स्ट, यवन राजदूत हेलियोडोटस का बेस नगर, जिसे हम विदिशा से गरुड़ स्तंभ लेख प्राप्त होता है, जिसमें मध्य भारत में भागवत धर्म विकसित होने का प्रमाण मिलता है। दुर्भिक्ष शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख सोगौरा अभिलेख में मिलता है। एरड़ अभिलेख, ये एरड़ अभिलेख मध्य प्रदेश में स्थित है। एरड़ से प्राप्त वराह भगवान पर हुड़राज तोरमाड़ का लेख अंकित है तथा सती प्रथा का पहला लिखित साक्ष्य मिलता है। रेशम बुनकर की श्रेणियों की जानकारी मंदसौर अभिलेख से प्राप्त होती है। डॉक्टर DR भंडारकर के अभिलेखों के अध्ययन के आधार पर मौर्य शासक अशोक का इतिहास लिख दिया। प्राचीन भारत के राजाओं की प्रशंसा से रचित शिलालेख प्रशस्ति
अब महत्वपूर्ण अभिलेख को हम देखते हैं, जिसमें इधर है अभिलेख और यह है शासक एवं अभिलेख की विशेषताएं। पहला इसमें हाथी गुम्फा अभिलेख, इसमें कलिंग राजा खारवेल की जानकारी मिलती है। और यदि आपसे पूछ ले हाथी गुम्फा अभिलेख कहाँ स्थित है, तो यह ओडिशा के भुवनेश्वर नामक एक स्थान है, वहाँ पर उदयगिरी पहाड़ी में यह स्थित है, जो प्राकृत भाषा में लिखी गई है। प्राकृत भाषा में लिखी गई है और इसकी लिपि कौन सी है, तो ब्राह्मी लिपि है। कौन है, ब्राह्मी लिपि यह है। नेक्स्ट जूनागढ़, जिसे गिरनार अभिलेख भी कहते हैं, इसे रुद्रदामन के शासनकाल में यह बनाया गया। इसे सुदर्शन झील के बारे में जानकारी मिलती है। यदि आपसे पूछ ले जूनागढ़ अभिलेख कहाँ स्थित है, यह गुजरात में स्थित है। गुजरात में स्थित है। नासिक अभिलेख, नासिक अभिलेख, इसको गौतमी पुत्र सातकर्णी तथा सातवाहनों की उपलब्धियां मिलती हैं। नासिक अभिलेख कहाँ है, तो यह महाराष्ट्र में है। प्रयाग स्तंभ अभिलेख, यह प्रयागराज में है। समुद्रगुप्त के शासनकाल में इसे बनाया गया था, जिसके दरबारी कवि थे हरिशेर द्वारा यह बनाया गया था और इस जो है संस्कृत भाषा में लिखा गया है। ऐहोल अभिलेख, इसे पुलकेशिन द्वितीय के शासनकाल में बनाया गया। ऐहोल अभिलेख यदि आपसे पूछ ले कहाँ स्थित है, तो यह है कर्नाटक में। कर्नाटक में। मंदसौर अभिलेख, यह मालवा नरेश यशोवर्मन, जिसे रेशम बुनकर की श्रेणियों की जानकारी मिलती है। मंदसौर अभिलेख कहाँ स्थित है, तो यह मध्य प्रदेश में स्थित है। ग्वालियर अभिलेख, गुर्जर प्रतिहार वंश के इतिहास के बारे में जानकारी मिलती है इससे। ग्वालियर अभिलेख कहाँ है, तो यह भी एमपी में है, मध्य प्रदेश में है। भीतरी एवं जूनागढ़ अभिलेख, इसे स्कंदगुप्त हुड़ों पर विजय का विवरण मिलता है। भीतरी जो यह अभिलेख कहाँ स्थित है, तो यह गाजीपुर में। गाजीपुर के कहाँ, यानी यूपी में स्थित है। कहाँ स्थित है, यूपी के गाजीपुर में भीतरी है। जूनागढ़ कहाँ स्थित है, तो जूनागढ़ आपको बताए हैं कहाँ पे है, गुजरात में है। देवपाड़ा अभिलेख, बंगाल शासक विजय सेन के बारे में जानकारी मिलती है। यह कहाँ है, तो पश्चिम बंगाल में, वेस्ट बंगाल में। बांसखेड़ा और मधुबल, बांसखेड़ा और मधुबल अभिलेख, बांसखेड़ा और मधुबल अभिलेख। जो बांसखेड़ा है यह शाहजहांपुर और मधुबल है मऊ, ये दोनों कहाँ पड़ते हैं, तो यूपी में पड़ते हैं। हर्षवर्धन की उपलब्धियों पर प्रकाश। बालाघाट एवं कार्ले अभिलेख, ये सातवाहनों की उपलब्धियों पर यह जानकारी। अयोध्या अभिलेख, यह कहाँ है, अयोध्या में, यानी कि यूपी में स्थित है। शुंगों की उपलब्धियां मिलती हैं। भरहुत अभिलेख, भरहुत अभिलेख मध्य प्रदेश के सतना जिले में स्थित है। मध्य प्रदेश के सतना। शुंग नरेड़ शब्द खुदे होने से शुंगों द्वारा निर्मित है। एरड़ अभिलेख, एरड़ अभिलेख मध्य प्रदेश के सागर जिले के एरड़ गांव में स्थित है। यह भानुगुप्त सती प्रथा का पहला लिखित साक्ष्य कहाँ से मिलता है, तो एरड़ अभिलेख से मिलता है। अब सिक्के के बारे में जानकारी हम लोग लेते हैं। सिक्के के अध्ययन को मुद्रा शास्त्र कहते हैं। सिक्के के अध्ययन को क्या कहा जाता है, मुद्रा शास्त्र। पुराने सिक्के तांबा, चांदी, सोना और सीसा धातु के बनते थे, जबकि प्राचीनतम सिक्कों को आहत सिक्के कहा जाता है। इसी को साहित्य में कारसारपण कहा जाता है। सर्वप्रथम सिक्कों पर यवन शासकों ने लिखने का कार्य किया। किसने किया था, यवन शासकों ने। कनिष्क के सिक्कों से उसका बौद्ध धर्म का अनुयायी होना प्रमाणित होता है। इंडो यूनानी तथा इंडो सीथियन शासकों के इतिहास के प्रमुख स्रोत सिक्के हैं। आरंभिक सिक्के अधिकतर चांदी के होते थे, जबकि तांबे के सिक्के बहुत कम थे।
ये सिक्के पंचमार्क सिक्के कहलाते थे। रोमन सिक्के अरिकमेडु, जिसे हम पुदुचेरी के पास से प्राप्त हुए हैं। उत्तर भारतीय मंदिरों की कला शैली नागर शैली कहलाती है। वह दक्षिण भारतीय मंदिरों की कला शैली द्रविड़ शैली कहलाती है। जबकि दक्षिणायन के वे मंदिर जिसमें नागर एवं द्रविड़ दोनों शैलियों का प्रयोग हुआ वे बेसर शैली के मंदिर कहलाते हैं। कुषाण काल, गुप्त काल और गुप्तोत्तर काल में जो मूर्तियां निर्मित की गईं, जन साधारण की धार्मिक आस्थाओं और मूर्तिकला का ज्ञान मिलता है। भरहुत, बोधगया, सांची और अमरावती की मूर्तिकला में जन सामान्य के जीवन की यथार्थ झांकी मिलती है। अजंता गुफा में उत्कीर्ण माता और शिशु तथा मर्दासन राजकुमारी जैसे चित्रों का शाश्वतता सर्वकालिक है, जिससे गुप्तकालीन कलात्मक और तत्कालीन जीवन की शैली मिलती है। अब देखते हैं साहित्यिक स्रोत को, जिसमें है वैदिक साहित्य। इसके अंतर्गत वेद तथा उससे संबंधित ग्रंथ, पुराण, महाकाव्य, स्मृति आदि हैं। भारत के सबसे प्राचीन ग्रंथ वेद का शाब्दिक अर्थ है ज्ञान। श्रवण परंपरा में सुरक्षित होने के कारण इसे श्रुति भी कहा जाता है। वेदों के संकलनकर्ता महर्षि कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास को माना जाता है। कुल वेद 4 हैं: ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद तथा अथर्ववेद। ऋग्वेद को हम समझते हैं। ऋग्वेद ब्राह्मण साहित्य में सबसे प्राचीन ग्रंथ ऋग्वेद है। ऋग्वेद में ऋग का अर्थ छंदों तथा चरणों से मुक्त यंत्र होता है। ऋचाओं के क्रमबद्ध ज्ञान के संग्रह को ऋग्वेद कहा जाता है। इसमें 10 मंडल, 1028 सूक्त एवं 10,462 ऋचाएं हैं। वेद के ऋचाओं को पढ़ने वाले ऋषि को होत्री कहते हैं। विश्वामित्र द्वारा रचित ऋग्वेद के तीसरे मंडल में सूर्य देवता सावित्री को समर्पित प्रसिद्ध गायत्री मंत्र है। इसके 9वें मंडल में सोम देवता का उल्लेख है। बाद में जोड़े गए 10वें मंडल में पहली बार शूद्रों का उल्लेख किया गया है, जिसे पुरुष सूक्त कहा गया है, जिसके अनुसार 4 वर्ण ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र आदि पुरुष ब्रह्मा के क्रमशः मुख, भुजा, जंघाओं और चरणों से उत्पन्न हुए। ऋग्वेद में इंद्र के लिए 250 तथा अग्नि के लिए 200 और ऋचाओं का मतलब मंत्रों की रचना की गई है। वामनावतार के 3 पगों के आख्यान का प्राचीनतम स्रोत ऋग्वेद है। यूनेस्को ने ऋग्वेद की 30 पांडुलिपियों को 2007 में मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड रजिस्टर में शामिल किया। अब यजुर्वेद को समझते हैं। यजुर्वेद का अर्थ यज्ञ। यजुर्वेद में यज्ञों के नियमों एवं विधि विधानों का संकलन मिलता है, जबकि मंत्रों के संग्रह यजुर्वेद में बताए गए हैं। जबकि यदि यह वैदिक अनुष्ठान से संबंधित है, यजुर्वेद के मंत्रों का उच्चारण करने वाले पुरोहित अर्धर्यु कहलाता है। एक ऐसा वेद है जो गद्य व पद्य दोनों शैली में है। यजुर्वेद कर्म कांड प्रधान है। इसके 2 भाग हैं, एक है कृष्ण यजुर्वेद और शुक्ल यजुर्वेद। अब तीसरा है सामवेद। सामवेद का शाब्दिक अर्थ है ज्ञान या संगीत। इसमें मुख्यतः यज्ञों के अवसर पर गाए जाने वाले मंत्रों
जिसे हम ऋचाएँ कहते हैं, का संकलन है। इसके मंत्रों को गाने वाला उद्गाता कहलाता है। इसे भारतीय संगीत का जनक कहा जाता है। सामवेद में कुल 1875 ऋचाएँ हैं, जिसमें से 75 से अतिरिक्त शेष ऋग्वेद से ली गई हैं। अवेद गंधर्व वेद, इसकी प्रमुख शाखाएं कौथुमयी, जैमिनीय तथा राणायनीय। अब अथर्ववेद को समझते हैं। अथर्ववेद, अथर्वा नामक ऋषि इसके प्रथम दृष्टा हैं। इन्हीं के नाम पर इसे अथर्ववेद कहा गया तथा इसके दूसरे दृष्टा रचयिता आंगिरस ऋषि थे। इसे अथर्वांगिरस वेद भी कहा जाता है। इसे भैषज वेद भी कहा जाता है। इसे वेद में सर्वप्रथम सती प्रथा का उल्लेख किया गया है। इसकी रचना सबसे अंत में हुई। इसमें कुल 20 कांड, 731 सूक्त एवं 5987 मंत्र हैं। इसमें लगभग 1200 मंत्र ऋग्वेद से उद्धृत हैं। यह भौतिकवाद वेद है। इसमें सामान्य मनुष्यों के विचारों तथा अंधविश्वासों का विवरण मिलता है। इसमें जादू, टोने, टोटके का उल्लेख किया गया है। इसमें चिकित्सा पद्धतियों व औषधियों का उल्लेख किया गया है। इसका उपवेद शिल्पवेद है। इस वेद में आर्य एवं अनार्य सभ्यता एवं संस्कृति का प्रभाव दिखाई देता है। अथर्ववेद में परीक्षित को कुरुओं का राजा कहा गया है। इसमें सभा एवं समिति को प्रजापति की 2 पुत्रियों का कहा गया है। पृथ्वी सूक्त अथर्ववेद का प्रतिनिधि सूक्त माना जाता है। चारों वेदों के एक एक उपवेद भी हैं। ऋग्वेद का उपवेद आयुर्वेद, सामवेद का उपवेद गंधर्ववेद, यजुर्वेद का उपवेद धनुर्वेद और अथर्ववेद का उपवेद अर्थशास्त्र है। अब ब्राह्मण साहित्य के बारे में समझते हैं। इसकी रचना वैदिक संहिताओं की व्याख्या करने हेतु सरल गद्य में की गई है। ब्रह्म का अर्थ यज्ञ है, अतः यज्ञ के विषयों का प्रतिपादन करने वाले ग्रंथ ब्राह्मण कहलाते हैं। ऐतरेय में राज्याभिषेक के नियम एवं प्राचीन राजाओं के नाम दिए गए हैं। शतपथ ब्राह्मण में गांधार, शल्य, कैकेयी, कुरु, पांचाल, कोसल, विदेह आदि राजाओं के नाम उल्लेख हैं। ब्राह्मण ग्रंथ के बारे में आप समझते हैं। यहाँ लिखा है वेद, उपवेद, इसके उपनिषद है, उपवेद है और ब्राह्मण ग्रंथ है। ऋग्वेद, इसके उपनिषद है ऐतरेय और कौशितकीय। इसके उपवेद है आयुर्वेद और ब्राह्मण ग्रंथ ऐतरेय एवं कौशितकीय ब्राह्मण। यजुर्वेद है, इसके कंठ, श्वेताश्वर, ईश, तैतरेय, मैत्रायणी, बृहदारण्यक। धनुर्वेद, इसका उपवेद धनुर्वेद, शतपथ एवं तैतरीय ब्राह्मण। नेक्स्ट सामवेद, इसके छांदोग्य और केन। इसके उपवेद हैं गंधर्ववेद और इसके ब्राह्मण ग्रंथ। षड्विश ब्राह्मण, इसे टांडेय ब्राह्मण भी कहते हैं। अथर्ववेद, मुंडक, प्रश्न, मांडुक्य। इसका उपवेद है शिल्पवेद। इसे ब्राह्मण ग्रंथ में क्या कहा, गोपथ ब्राह्मण। आरण्यक साहित्य के बारे में अब समझते हैं। इसकी रचना जंगलों को अरण्य में पढ़ाए जाने के कारण इन्हें आरण्यक कहा जाता है। यह ब्राह्मण ग्रंथ का अंतिम भाग है, जिसमें दार्शनिक एवं रहस्यात्मक ज्ञान के विषयों का वर्णन किया गया है।
आरण्यक कुल 7 हैं। पहला ऐतरेय, सांख्यायन, तैत्तरीय, मैत्रायणी, मध्यन्दिनी, तत्वकार, छांदोग्य। उपनिषद 108 हैं। उपनिषद का शाब्दिक अर्थ उप, समीप, निष्ठापूर्वक, सद बैठना अर्थात दार्शनिक व रहस्यात्मक ज्ञान के लिए गुरु के समीप निष्ठापूर्वक बैठना। इसे वेदांत भी कहा जाता है क्योंकि यह वेदों का अंतिम भाग है। इनका संबंध दर्शन शास्त्र से है। उपनिषद मुख्यतः ज्ञान मार्गी रचनाएं हैं। उपनिषदों की कुल संख्या 108 मानी गई है, किंतु प्रमाणिक उपनिषद 12 हैं। 12 उपनिषद ईश, केन, कंठ, प्रश्न, मुंडक, मांडुक्य, तैत्तरीय, ऐतरेय, छांदोग्य, श्वेताश्वर, कौशितकीय, बृहदारण्यक। शंकराचार्य ने आरंभिक 10 उपनिषदों का भाष्य लिखा है। कंठोपनिषद में यम व नचिकेता का संवाद है। छांदोग्य उपनिषद में बौद्ध धर्म का पंचशील सिद्धांत व श्री कृष्ण का प्राचीनतम उल्लेख मिलता है। भारत का राष्ट्रीय आदर्श वाक्य सत्यमेव जयते मुंडको उपनिषद से लिया गया है। जाबलोपनिषद में चारों आश्रमों व्यवस्था का उल्लेख मिलता है। ऐतरेय उपनिषद में बौद्ध धर्म का अष्टांगिक मार्ग का उल्लेख है। बृहदारण्यक उपनिषद में अहम ब्रह्मास्मि पुनर्जन्म का सिद्धांत एवं याज्ञवल्क्य गार्गी संवाद का वर्णन है। वेदांग वैदिक साहित्य को समझने हेतु इसकी रचना की गई। इसकी संख्या 6 है। वेदांगों की संख्या कितनी है? 6। पहला शिक्षा, वैदिक स्वरों के शुद्ध उच्चारण हेतु शिक्षा का निर्माण हुआ है। दूसरा है कल्प, ये ऐसे कल्प का मतलब सूत्र होते हैं जिनमें विधि एवं नियम का उल्लेख है। तीसरा व्याकरण, इसमें नामों एवं धातुओं की रचना, उपसर्ग एवं प्रत्यय के प्रयोगों, समासों एवं संधि आदि के नियम बताए गए हैं। निरुक्त शब्दों की उत्पत्ति का शास्त्र है। यह एक प्रकार का भाषा विज्ञान है। छंद वैदिक मंत्र प्रायः छंदबद्ध हैं। छठवां है ज्योतिष, इसमें ज्योतिष शास्त्र के विकास को दिखाया गया है। ज्योतिष शास्त्र में कुल 44 श्लोक हैं। सबसे प्राचीनतम आचार्य मगध मुनि हैं। सूत्र, वैदिक साहित्य को अक्षुण्य बनाए रखने के लिए सूत्र साहित्य का प्रणयन किया गया है। ऐसे सूत्र जिसमें विधि और नियमों का प्रतिपादन किया जाता है कल्प सूत्र कहलाते हैं। कल्प सूत्रों के 3 भाग हैं। पहला स्रोत सूत्र, गृह्य सूत्र। स्रोत सूत्र में यज्ञ संबंधी नियम है। गृह्य सूत्र में लौकिक एवं परलौकिक कर्तव्यों का विवेचन है। धर्म सूत्र धार्मिक, सामाजिक एवं राजनैतिक कर्तव्यों का विवेचन है। प्रमुख सूत्रकारों में गौतम, बौधायन, आपस्तंभ, वशिष्ठ आदि के नाम विशेष रूप से उल्लेखनीय हैं। गौतम धर्म सूत्र सबसे प्राचीन है। गौतम धर्म सबसे प्राचीन है। पुराण का शाब्दिक अर्थ प्राचीन आख्यान होता है। पुराणों की संख्या 18 है। पुराणों की रचना लोमहर्षि एवं उग्रश्रवा ने की। 5वीं से 4वीं शताब्दी ईसा पूर्व में पुराण ग्रंथ अस्तित्व में आ चुके थे।
अमरकोश में पुराणों के 5 विषय बताए गए हैं। मार्कंडेय, ब्रह्म, वायु, विष्णु, भागवत और मत्स्य सबसे प्राचीन पुराण है। वायु पुराण गुप्त वंश, विष्णु पुराण मौर्य वंश और मत्स्य पुराण आंध्र सातवाहन से संबंधित है। मत्स्य, वायु, विष्णु, भागवत, ब्रह्म पुराणों में ही राजाओं की वंशावली पाई जाती है। सामाजिक एवं सांस्कृतिक दृष्टि से अग्नि पुराण का काफी महत्व है, जिसमें राजतंत्र के साथ साथ कृषि संबंधी विवरण भी दिया गया है। सर्वप्रथम पार्जिटर के ने पुराणों के ऐतिहासिक महत्व को पढ़ा। पुराण संबंधित वंश मत्स्य, शुंग एवं सातवाहन वंश, विष्णु मौर्य वंश, वायु गुप्त वंश, वेद, उपनिषद, पुराण और धर्मसूत्र संस्कृत भाषा में लिखे गए हैं। वैदिक भजनों या मंत्रों के संग्रह को संहिता कहा जाता है। स्मृति साहित्य, स्मृति साहित्य को समझते हैं अब। मनुस्मृति प्राचीनतम स्मृति शुंग व सातवाहन वंश की जानकारी जर्मन दार्शनिक निश्चय कहता है। बाइबिल को जला दो, मनुस्मृति को अपनाओ। टीकाकार भारूची मेधातिथि गोविंदराज कुल्लुक भट्ट याज्ञवल्क्य स्मृति टीकाकार विश्वरूप विज्ञानेश्वर अपरार्क नारद स्मृति इसे दासों की मुक्ति का उल्लेख है। कात्यायन इसमें आर्थिक गतिविधियों का उल्लेख है। बौद्ध साहित्य के बारे में बौद्ध साहित्य बौद्ध साहित्य कहाँ गया? ऊपर है। बौद्ध साहित्य सबसे प्राचीन बौद्ध ग्रंथ त्रिपिटक है। यह पाली भाषा में रचित है। त्रिपिटक इसमें विनय पिटक, सुत्त पिटक और अभिधम्म पिटक बुद्ध की शिक्षाओं को संकलित कर इन्हें 3 भागों में बांटा गया है। इन त्रिपिटकों की रचना बुद्ध के निर्वाण प्राप्त करने के बाद हुई। बुद्ध के पूर्व जन्म की कथाओं को जातक कहा जाता है। निकायों में बौद्ध धर्म के सिद्धांत व कहानियों का संग्रह है। हीनयान का प्रमुख ग्रंथ कथा वस्तु है, जिसमें महात्मा बुद्ध का जीवन चरित्र अनेक कथाओं के साथ उल्लेखित है। जैन साहित्य के बारे में समझते हैं। जैन साहित्य को आगम सिद्धांत कहा जाता है। यह प्राकृत भाषा में लिखे गए हैं। जैन आगमों में सबसे महत्वपूर्ण 12 अंग हैं, जिसमें 12 अंग, 12 उपांग, 10 प्रकीर्ण, 6 छेद सूत्र, 4 मूल सूत्र, अनुयोग सूत्र एवं नदी सूत्र की गणना की जाती है। जैन धर्म का प्रारंभिक इतिहास कल्पसूत्र से ज्ञात होता है, जिसकी रचना भद्रबाहु ने की थी। आचारांग सूत्र में जैन भिक्षुओं के आचार नियमों का उल्लेख है। भगवती सूत्र में महावीर के जीवन की शैलियों पर प्रकाश पड़ता है। जैन ग्रंथों में सबसे महत्वपूर्ण हेमचंद कृति परिशिष्ट पर्वन है, जिसकी रचना 12वीं शताब्दी में हुई। लौकिक साहित्य इसके बारे में समझते हैं। इसे अन्य साहित्य
ऐतिहासिक रचनाओं में सर्वप्रथम उल्लेख अर्थशास्त्र का किया जाता है। अर्थशास्त्र भारत का पहला राजनीतिक ग्रंथ है। इसकी रचना कौटिल्य, जिसका नाम चाणक्य और एक नाम इनका और है विष्णुगुप्त, ने की थी। यह 15 अधिकरण व 180 प्रकरण में विभक्त है। यह मौर्यकालीन इतिहास व राजनीति के ज्ञान के लिए अर्थशास्त्र एक महत्वपूर्ण ग्रंथ है। संस्कृत साहित्य में ऐतिहासिक रचनाओं में सर्वाधिक महत्व कश्मीरी व कवि कल्लड़ द्वारा रचित राजतरंगिणी का है। इसमें 8 सर्ग है जिन्हें तरंग कहा गया है। इसमें कश्मीर के शासकों का वर्णन है और संस्कृत साहित्य में ऐतिहासिक घटनाओं के क्रमबद्ध इतिहास लिखने का प्रथम प्रयास है। एक ज्योतिष ग्रंथ है गार्गी संहिता। इसमें भारत पर होने वाले यवन आक्रमण का उल्लेख मिलता है। अष्टाध्यायी व्याकरण की प्रथम पुस्तक है जिसके लेखक पाणिनि हैं। इसमें पहली बार लिपि शब्द का प्रयोग हुआ। इसमें मौर्य से पूर्व का इतिहास तथा मौर्य काल के राजनीतिक अवस्था की जानकारी प्राप्त होती है। 13वीं शताब्दी के आरंभ में अरब लोगों ने अरबी में सिंध का इतिहास लिखा, जिसका फारसी अनुवाद चचनामा नामक पुस्तक में है। विदेशी यात्रियों के विवरण के बारे में अब समझते हैं। विदेशी यात्रियों से मिलने वाली प्रमुख जानकारी। भारत में आने वाले विदेशी यात्रियों एवं लेखकों के विवरण से भी हमें भारतीय इतिहास को जानने में सहायता मिली, जिनमें अनेक यूनानी, रोमन, अरबी और चीनी यात्री सम्मिलित हैं। पहला इसमें यूनानी रोमन लेखक। भारतीय स्रोत से हमें सिकंदर के आक्रमण 325 ईसा पूर्व की कोई जानकारी नहीं मिलती, इसलिए हमें यूनानी स्रोतों पर ही आश्रित रहना पड़ता है। सिकंदर के समकालीन एक भारतीय राजा सेंड्रोकोट्स का नाम मिलता है, जो यूनानी लेखकों स्ट्रैबो व जस्टिस ने किया। एरियन तथा प्लूटार्क ने उसे एंड्रोकोट्स तथा फिलार्कस ने सेंट्रोकोट्स के नाम से उल्लेख किया। स्ट्रैबो, डियोडोरस, प्लिनी एवं एरियन नामक यूनानी विद्वान क्लासिकल लेखक के रूप में जाने जाते हैं। टेसियस, यह ईरानी राजवैद्य था। हेरोडोटस, इसे इतिहास का पिता कहा जाता है। अपनी पुस्तक हिस्टोरिका 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व में लिखी। भारत फारस संबंध वर्णन है इसमें। निरयाकस, आने सिक्रिटस, अरिस्टोबुल्स, ये सभी लेखक सिकंदर के समकालीन व इनका विवरण अधिक प्रामाणिक व विश्वसनीय था। टालमी, 2री शताब्दी में भारत का भूगोल नामक पुस्तक लिखी। टालमी की जियोग्राफी व पेरिप्लस ऑफ द एरेथियन सी नामक पुस्तक लिखी। भारतीय बंदरगाहों व व्यापारिक वस्तुओं का वर्णन है। डायोनीसियस, मिस्र नरेश टॉलमी फिलाडेल्फस के राजदूत के रूप में अशोक के दरबार में आया था। डाइमेकस, सीरियस राजा एंटियोकस प्रथम के राजदूत के रूप में बिंदुसार के दरबार में रहा था।
मेगास्थनीज। सेल्यूकस निकेटर के राजदूत के रूप में 14 वर्षों तक चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में रहा। इसकी पुस्तक इंडिका से मौर्यकालीन समाज व संस्कृति के बारे में बताया गया है। प्लिनी, इसकी पुस्तक नेचुरल हिस्टोरिका, ईसा की प्रथम सदी, यह लैटिन भाषा में है जिसमें भारत व इटली के मध्य होने वाले व्यापार, वनस्पतियों व खनिजों का वर्णन है। चीनी लेखक, यात्रियों के विवरण। भारत में आने वाले अधिकांश चीनी यात्री बौद्ध मतानुयायी थे। इनमें प्रमुख हैं: पहला, फाहियान। यह गुप्त नरेश चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य 375 से 415 ईसा पूर्व के दरबार में भारत आया। 399 से 414 ईस्वी तक उसने भारत के विभिन्न स्थानों का भ्रमण किया। उसने गुप्तकालीन भारत की सामाजिक, धार्मिक तथा आर्थिक स्थिति का विवरण दिया। वेनसांग 7वीं सदी में हर्ष के शासनकाल में भारत आया। वह भारत में 16 वर्षों तक रहा। छह वर्ष तक उसने नालंदा विश्वविद्यालय में अध्ययन किया। उसका यात्रा विवरण सीयूकी नाम से प्रसिद्ध है, जिसमें 138 देशों का विवरण है, जो हर्षकालीन भारतीय स्थिति जानने का महत्वपूर्ण स्रोत है। सीयूकी कभी पूछेगा पुस्तक किसकी है तो वेनसांग की। वी ली, इसके द्वारा लिखित वेनसांग की जीवनी से भी हर्षकालीन इतिहास का विवरण ज्ञात होता है। मा त्वान-लिन, हर्ष के पूर्वी अभियान का विवरण। इसिंग, 7वीं शताब्दी के अंत में भारत आने वाले इस चीनी यात्री ने नालंदा तथा विक्रमशिला विश्वविद्यालय और अपने समय की भारत स्थिति का वर्णन किया है। सुंग युन, यह 518 ईस्वी में भारत आया। अपने 3 वर्षों की यात्रा में बौद्ध धर्म की प्राप्तियां एकत्रित की। अरबी लेखक, यह पहले इसमें समझते हैं, अल-बरूनी 11वीं शताब्दी में महमूद गजनवी के साथ भारत आया। अल-बरूनी अपनी पुस्तक तहकीक-ए-हिंद किताब उल हिंद अर्थात भारत की खोज में राजपूत कालीन समाज, धर्म, रीति रिवाज पर सुंदर प्रकाश डाला। अल-बरूनी महमूद द्वारा बंदी बनाया गया था। बाद में उसकी योग्यता से प्रभावित होकर उसे राज ज्योतिषी बना दिया गया। यह रवीना उज्बेकिस्तान का था। सुलेमान 9वीं शताब्दी में भारत आया और तत्कालीन प्रतिहार शासकों और पाल शासकों के विषय में लिखा। अल-मसूदी 10वीं सदी में बगदाद यात्री अल-मसूदी भारत में आया। यह राष्ट्रकूट व प्रतिहार शासकों की जानकारी देता है। इब्न बतूता, इसने अपना यात्रा वृत्तांत अरबी भाषा में लिखा, जिसे रेहला कहा जाता है। 14वीं शताब्दी में 1333 ईस्वी में दिल्ली पहुंचने पर इसने प्रभावित होकर सुल्तान मुहम्मद बिन तुगलक ने उसे दिल्ली का
काजी न्यायाधीश नियुक्त किया। अन्य लेखक तारानाथ, एक तिब्बती लेखक है, इनसे कंग्यूर तथा तन्यूर नामक ग्रंथ की रचना की। इनसे भारतीय इतिहास के बारे में जानकारी मिलती है। मार्को पोलो, यह 13वीं शताब्दी के अंत में पांड्य देश की यात्रा पर आया था। इसका विवरण पांड्य इतिहास के अध्ययन के लिए उपयोगी है। प्राचीन भारत, इसके बारे में देखते हैं। परिचय, प्राचीन भारत, इसमें क्या समझते हैं? अतीत काल की घटनाओं की स्थिति की जानकारी देने वाले शास्त्र को ही हम इतिहास कहते हैं तथा प्राचीन भारतीय इतिहास की विशद सामग्री को सार्वजन एवं समझने योग्य बनाने के लिए इतिहासकारों ने इसे 3 भागों में बांटा। पहला, प्रागैतिहासिक काल। इस काल का इतिहास पूर्णतः पुरातात्विक साधनों पर निर्भर है। इस काल में मनुष्यों के कोई लिखित साक्ष्य उपलब्ध नहीं है, इसलिए इसे प्रागैतिहासिक काल कहा गया। आद्य ऐतिहासिक काल, इतिहास का ऐसा काल जिसके लिए लेखन कला से प्रमाण तो हैं, लेकिन या तो वे अपुष्ट हैं या फिर उनकी लिपि को समझना कठिन है। ऐसे काल को आद्य ऐतिहासिक कहा गया। मतलब कहा गया है लिखा गया है लेकिन पढ़ नहीं गया है। इसमें लिखा ही नहीं गया ना, तो कहाँ से पढ़ा जाएगा। इस काल के इतिहास लेखन के लिए साहित्यिक एवं पुरातात्विक साधनों का प्रयोग किया जाता है। इस काल के अंतर्गत 2500 से ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व के मध्य काल आता है। ऐतिहासिक काल, जिस काल के लिए लिखित सामग्री उपलब्ध है और जिसमें मानव सभ्य बन चुका था, उस काल के अंतर्गत 600 ईसा पूर्व के बाद का काल आता है, जिसे ऐतिहासिक काल कहते हैं। इसके बाद हम समझेंगे क्या प्रागैतिहासिक काल, इसको हम कल पढ़ेंगे। और यदि देखिए ऐतिहासिक का मतलब लिखा भी गया और पढ़ा भी गया है। यदि वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक करें और दोस्तों में शेयर कर दें, और चैनल पे यदि नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। यह वीडियो आपको डेली उपलब्ध करा दी जाएगी। आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आपको स्पीड अधिक चाहिए या किस तरह का चाहिए, कमेंट में ज़रूर बताइएगा।